दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, काफी अच्छा दिन है आज मार्केट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मार्केट के लिए और स्टॉक्स के लिए भी। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, कल के बाद 3 दिन की मेरे ख्याल से छुट्टी है, क्रिसमस की भी जो है छुट्टी है और थर्सडे कल जो है वीकली एक्सपायरी भी है। और थोड़ा वहां पर देखना है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास सब मार्केट जब जा रहा है निफ्टी और कैसे बिहेव करता है, तो स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे और जो आपके जो निफ्टी है जो मार्केट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ऑप्शन चेन एनालिसिस लाने की आपने भी कहीं ना कहीं बात कही है कल मैंने जो कहा, तो अगले वीक से मेरे ख्याल से निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस आएगी। लेकिन मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस का उपयोग जो है वो सिर्फ ऑप्शन राइटिंग के लिए प्राय करता हूं। बाकी अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो मेरे ख्याल से चार्ट ही जो है बेटर है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। लेकिन दोनों मिला के एक अच्छा जो है डेटा पता चलता है। और चलिए जो है चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। आपको टीके मनी सर्च करना है और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 3500 लोग पहले से मौजूद हैं, अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। 3500 लोग हैं और थोड़े मजे भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए तो यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट के साथ। निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी से चर्चा करेंगे। देखिए पहली चीज, कल मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट जो है बड़ा एक रेंज है, 13,150-200 सपोर्ट है और 13,530 560 एक पहला जोन है। अगर वो क्लियर हुआ तो 13,630 तक मार्केट जा सकता है। आपने देखा 530 560 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ने एक जो है थोड़ी रुकावट दिखाई और जैसे उस लेवल को क्लियर किया पहले रेजिस्टेंस को 615-20 के आसपास चला गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है चार्ट पर आपको मैं बताता हूं। मैं देखिए कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन के दम पे। आप इसको देखिए मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया है। आप देखिए 13,630 जो जोन दिख रहा है आपको, यानी ये जो जोन है 13,630 से 13,660, ये जो 30 पॉइंट का जोन है एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर कल ये गैप अप के साथ क्लियर हो जाए और टिक जाए मार्केट, तब तो फिर कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि अब तेजी और हो सकती है। लेकिन अगर उस जोन को निकालने में कामयाब ना हो पाए मार्केट और फिर से जो है गिरावट दिखाने लगे, तो फिर मार्केट प्रीवियस लो को टच कर सकता है, यानी 13,150 जा सकता है। याद रखिएगा इस चीज को। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत काम आएगी आपके मार्केट में। अगर बड़ी तेजी या गिरावट, कुछ भी तीखी चाल होती है, अक्सर वो 1:30 बजे के बाद होती है, 1:35 PM। यानी अगर मान लीजिए दिन भर तो होगा मार्केट, मान लीजिए ऊपर रहे, ठीक है, अगर डाउ जो आज अच्छी तेजी दिखाता है तो। लेकिन आपको गौर करना है 1:30 बजे के आसपास, 1:35 के आसपास जो है, उस आसपास आपको देखना है कि मार्केट में जो है क्या रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। मार्केट अगर नहीं निकाल पाया तो फिर गिरावट आ सकती है। याद रखिए क्योंकि कल एक्सपायरी है और दूसरी चीज 3 दिनों की छुट्टी है, क्रिसमस भी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको बताया भी है कि वहां पर जो है एक सावधानी से आप काम कीजिएगा। सेकेंड हाफ में खासकर कल जो है वहां से मार्केट जो है एक चाल दिखा सकता है, क्योंकि वो एक टाइमिंग है 1:30 बजे के बाद जो है जो बिग प्लेयर्स FIs हैं अक्सर वो अपना जो है काम करते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, 1:30 बजे के आसपास मार्केट हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस जोन को क्लियर करके टिक जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर नीचे आने लगे तो फिर गिरावट दिखाएगा। इस चीज को जरूर आप याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। और विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा घटा है, अभी 2021 के आसपास गया है, लेकिन अभी भी विक्स सपोर्ट से ऊपर है। विक्स का सपोर्ट 18 पे है। जब तक विक्स 18 के ऊपर रहता है बेयर्स के लिए उम्मीद जरूर है, आप इतना याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है विक्स, मैं किसी दिन एक डिटेल में आपको बताऊंगा वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, देखिए चलते हैं मैजेस्को की तरफ। देखिए मैजेस्को जो है काफी जो है आज नीचे दिख रहा है, तो काफी लोगों को पता भी है, लेकिन काफी के सवाल है मैजेस्को के बारे में। ये क्या जो है मैजेस्को ये काफी 12-13 रुपए के स्तर पर आ गया है। देखिए किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है अगर आपने पहले लिया, क्योंकि एक्स डिविडेंड हुआ है जो है। यहाँ पर पहले इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल से 1,000 रुपए के आसपास कुछ हुआ करता था, 985 कुछ था, तो इन्होंने एक डिविडेंड दिया था 974 के आसपास का। तो इस कारण अगर आप देखें तो मैजेस्को में जो 12 रुपए का प्राइस दिखा रहा है, किसी ने भी अगर पहले लिया है तो उन्हें लॉस नहीं है। आपको जो है पैसे मिल जाएंगे, डिविडेंड जो है आपके जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। रही बात अब क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ अपर सर्किट लगा हुआ है मैजेस्को में। देखिए एक चीज है, यहां पर जब
अपर सर्किट लग रहा है तो एक चीज आपको गौर करनी है कि यहां पर आप देखिए कोई चार्ट और कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी, क्योंकि अब ये सर्किट स्टॉक बन गया है, अब ये सर्किट में रहेगा। तो यहां पर जब ये कुछ समय ये सर्किट में रहेगा तो हमें देखना है, देखिए किस प्रकार। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब सर्किट में तेजी से जा रहा हो तो आपको एक चीज याद रखना है कि आपको टेक्निकल लेवल्स कुछ नहीं पता है, क्योंकि चार्ट पर कुछ दिखेंगे अब नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो आपको बस गौर करना है कि ये जब ऊपर जा रहा है तो अगर आपके पास है तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक तो डिविडेंड मिलेगा 974 रुपीज का, और जो बचा है यहाँ पर स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप सिर्फ देखें तो ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए जब ये अपर सर्किट जा रहा है आप खरीद नहीं पाएगा, लेकिन जब ये लोअर सर्किट लगेगा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है कि अपर सर्किट दिखाए, क्योंकि सर्किट स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है। कंपनी तो अच्छी थी लेकिन अब कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, काफी सारी न्यूज फ्लो है मेजेस्को में। मैं ठीक से ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन आज मैंने चर्चा में शामिल किया, क्योंकि लोगों के काफी जो इंटरेस्ट में था। तो मेजेस्को में ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि जिन लोगों के पास है उन्हें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। आपको पता भी है वो डिविडेंड डील जो है क्रेडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, कहां चलते हैं? बर्गर किंग। देखिए शेयर बाजार में क्या बताया था मैंने आपको, सही टाइम पर सही एनालिसिस मैंने टेलीग्राम पर भी फ्राइडे को बता दिया था, और जो है यूट्यूब वीडियो में भी बर्गर किंग की जब चर्चा की थी कि 145 150 ये जो जोन है, देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से यहां से बर्गर किंग घूमना चाहिए। और मैंने टेलीग्राम पर आपको बता भी दिया था कि बर्गर खाने का जो है मन कर रहा है कहीं ना कहीं, और आप लोगों ने बर्गर खाए भी और मजे भी लिए कहीं ना कहीं। देखिए मार्केट में यही है, बर्गर किंग से कहीं ना कहीं लोगों ने जो है महीने साल भर के जो है बर्गर खाने के पैसे निकाल लिए। मार्केट की गजब है। आप चाहें तो आप ट्रेन की जो है पैसे निकाल लें IRCTC को ट्रेड करके, आप चाहें एयरलाइंस के खर्चे निकाल लीजिए इंडिगो को ट्रेड करके, स्पाइस जेट और बाकी जो है। और यही गजब की चीज है, बर्गर किंग ने काफी लोगों के जो है बर्गर के पैसे तो निकाल दिए, और 150 से 30% भागा है 3 दिन में। गजब की तेजी। मैंने क्या कहा था आपको, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है जो नए IPO के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो था उसके बेसिस पर मैंने कहा ये यहां से घूम सकता है, सपोर्ट है। और मैंने टेलीग्राम पर भी आपसे चर्चा की थी और बर्गर किंग वहीं से घूमा है। लेकिन अब जो है 30% भाग चुका है वहां से जहां हमने चर्चा की थी, और मैंने कहा था बर्गर खाने का मन कर रहा है। लेकिन आपको याद रखना है 200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है। देखिए रेजिस्टेंस टेक्निकली हम बोलेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्यों? क्योंकि एक बड़ी कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। तो बड़ी कैंडल अगर वॉल्यूम के साथ बनी है तो इसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं टेक्निकल भाषा में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो है बड़ी कैंडल को के हाई को हम मानते हैं टेक्निकली एक रेजिस्टेंस के रूप में, और वॉल्यूम भी हुई थी उस दिन अच्छी खासी, तो एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अगर बर्गर किंग यहाँ लेवल 200 के ऊपर टिकने लग जाए, हो सकता है और भी तेजी दिखा सकता है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन नीचे से जो है थोड़ा ज्यादा भाग चुका है। IPO भी काफी कम में आया था, प्लस जो जिन्होंने ट्रेड किया उन्हें भी पैसे बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से 200-220 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है बर्गर किंग में। इस चीज को आप जरूर याद रखिए। बाकी कोई टेक्निकल एनालिसिस यहाँ काम नहीं करेगी, बस प्राइस एक्शन देख के हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं और कामयाब भी हम हो पाए। चलिए वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। वोडाफोन आइडिया में हमारी एनालिसिस हर बार की तरह सही साबित होती है। कुछ स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल एनालिसिस के दम पर ही चलते हैं। क्या कहा था हमने पहले, इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी वोडाफोन आइडिया ने अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। जो सपोर्ट था 7.5 से 8.5 का, उसे ब्रेक नहीं किया, और फिर आप देख सकते हैं क्या तेजी दिखाई है वोडा आइडिया ने। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वोडा आइडिया जो है वोलाटाइल स्टॉक है। वही लोग काम करे जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रहता है वोडा आइडिया। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जोन क्या है, तगड़े वॉल्यूम में। हाँ तगड़े वॉल्यूम में, इसमें कोई शक नहीं है। वॉल्यूम तीखे दिख रहे हैं मुझे, फिर से मैं इसकी जो डिटेल एनालिसिस में करूंगा। जब ऐसे वॉल्यूम दिखते हैं तो देखना जरूरी होता है। 10.5 का लेवल जहां ये क्लोज दे रहा है, अगर इसको निकाल के कामयाब हो पाया तो अगला जो लेवल जो से जहां तक जा सकता है वोडा आइडिया 12.5 तक जा सकता है। जी हाँ 12.5 बड़ा रेजिस्टेंस है वोडा आइडिया के लिए। तब हम सोचेंगे कि अब फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग गिरावट हो सकती है। वोडा आइडिया में वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करें जो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज फिर से फ्लैट क्लोजिंग आज आलोक इंडस्ट्रीज ने दी है। दूसरे दिन लगातार ये सपोर्ट के ऊपर बंद होने में कामयाब हो गया है। सपोर्ट क्या है, 21-22 का जो जोन है, और थोड़ा ही ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ठीक है चलिए रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट की थ्योरीज है कि सपोर्ट से बाउंस शक्तिशाली आना चाहिए, यानी कि ताकतवर पावरफुल बाउंस आना चाहिए। अभी तक वो नहीं आ पाया है, लेकिन
जब तक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है आलोक इंडस्ट्रीज, मेरे ख्याल से चांसेस हैं फिर से एक बार 2730 जा सकता है। उसके ऊपर का पता नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है, बिल्कुल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। 3-4 बार इसने प्रयास किया है, लेकिन ये 2730 के बड़े रेजिस्टेंस, जिन्हें रेजिस्टेंस नहीं पता है, देखिए टेक्निकली रेजिस्टेंस है वो आप कह सकते हैं अवरोध यानी दिक्कत का एरिया। दिक्कत यानी वो एरिया अगर निकल जाए तो स्टॉक फट जाता है, यानी तेजी दिखाता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, यानी वहां पर काफी जो सेल बायर हैं, लोगों ने खरीदा, वो वहां पर ट्रैप हो चुके हैं। तो जैसे ही वो जोन निकलेगा एक बार, तेजी आती है काफी तीखी, लेकिन कब निकलेगा यही तो बड़ी बात है। काफी समय से जो है एक रेंज में चल रहा है, कहीं ना कहीं 21 के आसपास जो है निचला एंड है और 2730 के आसपास ऊपर का एंड है। तो यहां पर आपको गौर करना है कि ये 21 के जोन को ना तोड़े तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर थोड़ी जो है दिक्कत हो सकती है। अगर 21 के जोन को तोड़ेगा तो शॉर्ट टर्म में बहुत से लोग लॉसेज में आ जाएंगे, क्योंकि मेरा अंदाजा है प्राइस एक्शन को देखे कि 21 के आसपास भी कुछ लोगों ने बाइंग की है। चार्ट यही बता रहा है, क्योंकि बार बार यहां से घूम रहा है, तो लोगों ने जरूर खरीदा होगा। तो ये जोन का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली सपोर्ट का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोर्ट नहीं बचता है, शॉर्ट टर्म में दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग टर्म ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत होगी। देखिए अगर सपोर्ट टूटा तो इतना आप याद रखिएगा। और काफी चर्चा हमने किया लोगों ने से पहले भी, और चर्चा जो है रिपीटेटिव भी रहती है, क्योंकि देखिए बिल्कुल दायरे में काम कर रहा है, 2730 को निकाल नहीं पा रहा है, और 21-22 को किसी तरह जो है वो बचा ले रहा है, जो सपोर्ट जोन है। तो याद रखना है कि एक बार ये सपोर्ट से विथ वॉल्यूम्स अगर बाउंस बैक करे, आज वॉल्यूम कितने हैं, वॉल्यूम मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम हुए हैं, हाँ कम वॉल्यूम है, 1 करोड़ एवरेज 1.12 करोड़ रहते हैं, यानी एवरेज से कम है, लेकिन ठीक है क्रिसमस के आसपास ऐसे भी वॉल्यूम थोड़े जो है मार्केट में और हर स्टॉक्स में भी कम ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है कि वॉल्यूम ठीक है, एवरेज है, तो वॉल्यूम इतने से कुछ नहीं चलेगा। देखिए वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, जो वॉल्यूम मैंने बताया पुराने फॉलोअर्स को 7 करोड़, जिस दिन वो वॉल्यूम हुआ तभी आपको अच्छी खासी तेजी मिलेगी, और वॉल्यूम मिल नहीं रहा। और वॉल्यूम के साथ क्या, ऊपर क्लोजिंग अपर सर्किट पे, ये नहीं वॉल्यूम हुआ और नीचे बंद हो जाए ना। बायर ताकतवर होना चाहिए, वो प्राइस को ऊपर ले जाके बंद करे, तभी जो है आपको जो है ऊपर राहत मिलेगा और ऊपर तेजी अच्छी दिखेगी। नीचे से ऊपर जाए, अपर सर्किट पे क्लोज हो, जो भी 10% की शायद सर्किट लग गई है अभी, प्लस जो है वॉल्यूम 7 करोड़ हो, तो बहुत तेजी दिखेगी। कब होंगे मुझे पता नहीं। फ्यूचर रिटेल, देखिए फ्यूचर रिटेल एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, आपको पता है काफी दिनों बाद मैंने फ्यूचर रिटेल को ग्रुप में डिस्कशन में शामिल किया है। देखिए सपोर्ट जोन जो मैंने कहा था 65 के आसपास, बार बार उसे रिस्पेक्ट तो कर रहा है, भले न्यूज फ्लो का नेगेटिव भी आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मामला जो भी गया है, ऑर्डर्स जो आए, देखिए दिक्कत क्या है, डील होना बहुत जरूरी है। रिलायंस और इनकी जो डील है फ्यूचर ग्रुप की, वो बहुत जरूरी है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए मामला जब कहीं ना कहीं जो है दिल्ली हाई कोर्ट में है, तो वहां पर देखिए एक चीज है कि अब मान लीजिए जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आएगा तो वो तो अपर कोर्ट्स में जो है अपील कर देंगे, इसे टाइम जो है वो जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं डील जितनी जल्दी होती है उतना फायदा होगा, वरना दिक्कत हो सकती है फ्यूचर रिटेल को। अभी तक टेक्निकली ये जब तक 65 के ऊपर है तब तक ब्लड बाथ नहीं होगा, लेकिन 65 को जैसे ये ब्रेक करेगा तो बहुत से लोग जो है पैनिक कर जाएंगे। चार्ट ये बता रहा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ जो है डील जो है हो, बीच का जो है फैसला निकले, क्योंकि काफी फॉलोअर जो मेरे हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्यूचर रिटेल लिया हुआ है, वो भी ऊपर के प्राइस पर लिया, 150-60 पर लिए हुआ है लोगों ने। मैंने इसकी एनालिसिस शायद 90-95 के आसपास से स्टार्ट की थी। अब वहां पर इस चीज को आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस है इसका 9500, जो पहले जो है एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट हुआ करता था, और सपोर्ट 65 जो बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, किसकी चर्चा करते हैं। आईडीबीआई बैंक काफी गिरावट दिखा रहा है। आईडीबीआई बैंक देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो फंड रेज जो किया था, इसमें जो बाकी सरकारी बैंकों ने भी हिस्सेदारी की मेरे ख्याल से जो है, तो वहां पर 38 के आसपास के प्राइस पर फंड रेज किया है, लेकिन गिरावट दिखाया जा रहा है। ये स्टॉक लगातार 40 के लेवल से आईडीबीआई बैंक गिरावट दिखा रहा है। देखिए जितने भी सरकारी बैंक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक चीज है कि LIC ओन्ड है, 51% स्टेक LIC का है, जो कि अब घट गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जब ये QIB किया है इन्होंने, इससे जो है थोड़ा स्टेक घट गया है, लेकिन LIC के पास अब रूम है कि वो जो स्टेक घटा है 51 से शायद 49 या कुछ हुआ है, तो वो स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि आईडीबीआई बैंक बाकी सरकारी बैंकों से थोड़ा कहीं ना कहीं इसका चार्ट अभी तो गिरावट दिखा रहा है, लेकिन आईडीबीआई बैंक में एक और चीज याद रखिए, अगर ये प्राइवेटाइज होता है प्लस
अगर नहीं भी है, अगर मान लीजिए LIC अपने पास रखता है, तो LIC अगर मान लीजिए कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है इनका, उनके साथ भी अगर कुछ मर्जर करता है तो इससे भी जो है IDBI बैंक को फायदा अगर ये चीज होती है तो। लेकिन यहां पर आपको गौर करना है लेवल्स क्या है। टेक्निकली देखिए 30 के आसपास एक पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है, 30 के आसपास एक सपोर्ट है IDBI बैंक में। अब वॉलेटाइल तो काफी है स्टॉक, सपोर्ट बच जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आपको फिर 20-25 के लेवल देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का पता नहीं, पर शॉर्ट टर्म में 20-25 देखने को मिल सकते। 30 का लेवल बचना IDBI बैंक में बहुत जरूरी है, और अगर 30 का लेवल इन बचा ले तो फिर आपको 38 दिख सकता है। मेरी कोई पोजीशन IDBI बैंक में इस वक्त नहीं है। पहले मैं ट्रेड करता था, मुझे याद है जब ये 55-60 हुआ करता था कुछ IDBI बैंक में, काफी ट्रेड करता था IDBI बैंक को, तो मुझे याद है काफी ट्रैक करता था। यस बैंक देखिए मेरे ख्याल से आज ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है बैंक निफ्टी, और मार्केट ने भी एक ताकत दिखाई। यस बैंक में कुछ नया तो है नहीं, आप कहते हैं ऐड करने के लिए तो ठीक है, ऐड करता हूं मैं हर दिन। याद रखिए इस चीज को, यस बैंक अभी भी वही 16-18 सपोर्ट है जो डिमांड जोन है, और 20-25 जो है वो सप्लाई जोन है, यानी प्रॉफिट बुकिंग जोन है। रेंज में चल रहा है, जब तक रेंज के एक तरफ या दूसरे तरफ कुछ तोड़ता नहीं है तो कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं देखने को मिलेगी। न्यूज फ्लो इसमें कुछ ना कुछ आते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब मेरे ख्याल से कुछ लार्ज कैप में भी शामिल करने की इनको कुछ बात हुई है, तो ये चीज देखना पड़ेगा क्या होता है मेरे ख्याल से। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यस बैंक देखिए अब तो ठीक स्टॉक बन गया है, पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन 16 एक बड़ा सपोर्ट है, 22 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसी हिसाब से काम कीजिए। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है ध्यान से काम करें। धन्यवाद।